हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को डेली करंट न्यूज़ प्राप्त कराएंगे। आप फोटोज के साथ न्यूज़ पढ़ेंगे। न्यूज़ में दिवस, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, बैंकिंग एवं अर्थव्यवस्था, निधन, विविध, साथ ही रेडियो न्यूज़ की हेडलाइन से भी आप रूबरू होंगे। तो आज 20 सितंबर है। 20 सितंबर को कौन कौन सी न्यूज़ आई हुई इसके बारे में पढ़ते हैं, चलते हैं। 20 सितंबर 2020। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज्य समाचार, क्योंकि देखिए राज्य समाचार लिखा हुआ है, गुजरात सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से। फिर उसके बाद नीचे ये है गुजरात के सीएम जी। गुजरात सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री उत्कर्ष योजना MMUY का शुभारंभ किया है। ये योजना राज्य में महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। MMUY के अंतर्गत शहरों में 50,000 संयुक्त देयता और अर्निंग समूह JLEG का गठन किया जाएगा। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी 50,000 ऐसे समूह बनाए जाएंगे। प्रत्येक समूह में 10 महिला सदस्य होंगे। समूहों को सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश की जाएगी। फिर क्या है, ब्याज राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। गुजरात सरकार शीघ्र ही बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने जा रही है और इन महिला समूहों को दिए जाने वाले ऋण के लिए स्टाम्प शुल्क माफ करने का भी निर्णय लिया, जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। तो उसमें क्या सिंपल सा है, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय भाई आर रूपाणी। राज्यपाल क्या है, कौन से हैं? आचार्य देवव्रत। फिर चलते हैं मैं बैंकिंग समाचार की ओर। क्या है बैंकिंग समाचार में, बंधन बैंक ने की एक नए वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बंधन बैंक से रिलेटेड है। बंधन बैंक ने एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस, जिसका शॉर्टकट नेम है EEB नामक नया वर्टिकल शुरू किया है। इस नए वर्टिकल को ग्राहकों के अनबैंक और अंडर बैंक सेगमेंट की उभरती ज़रूरतों की सहायता करने के लिए लॉन्च किया गया है। वर्टिकल उद्यमी बनने की चाह रखने वाले ग्राहकों की यात्रा में इस सेगमेंट का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अलावा माइक्रो लोन के अलावा वर्टिकल माइक्रो होम लोन, माइक्रो मार्केटिंग लोन और माइक्रो इंटरप्राइज लोन का भी प्रबंधन किया गया है। फिर एग्जाम व्यू से क्या है, बंधन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन से हैं? चंद्रशेखर घोष हैं। बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में, इम्पोर्टेंट है। फिर चलते हैं, केनरा बैंक ने ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए आईलेट 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, कौन सिस्टम पूछा जाएगा जो कैनरा बैंक के लिए किया गया, तो आईलेट 2.0। ये हमारी कैनरा बैंक का लोगो है। कैनरा बैंक बहुत अच्छी बैंक भी है। सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता केनरा बैंक ने लीड मैनेजमेंट सिस्टम जिसका हाफ शॉर्टकट नेम है LMS आईलेट 2.0, ठीक है, लॉन्च किया गया है। यह प्रणाली ग्राहकों के लिए कभी भी की तर्क पर अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। लीड प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कॉल सेंटर, SMS और मिस्ड कॉल जैसे
सरल तरीकों के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं की पूछताछ कर सकते हैं और इन तक पहुंच सकते हैं। यह नए पहल बैंक के नए और मौजूदा ग्राहकों दोनों के साथ व्यावसायिक संबंध बनाने और बनाए रखने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। फिर चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। नरेंद्र सिंह तोमर ने संभाला एफपीआई मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। तो ये पूछा जा सकता है। ये हैं हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। देखिए लिखा भी है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्हें अतिरिक्त प्रभार हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत तत्काल प्रभाव से केंद्रीय मंत्री परिषद में हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद सौंपा गया। ये इम्पोर्टेंट है, एक एक वर्ड इससे, ठीक है। तो किसने दिया, इसमें पूछा जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त भार किसने दी, किसके द्वारा पाए हैं नरेंद्र सिंह तोमर, ये भी पूछा जा सकता है, या किसने दिया है। तो हमारे प्रेजेंट टाइम के जो राष्ट्रपति जी है रामनाथ कोविंद ने, इनके द्वारा, और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, ये भी पूछा जा सकता है। तो 75 के खंड 2 के तहत। और इससे पहले कौन थे, किसने इस्तीफा दिया, ये भी पूछ सकता है, पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसके हर वर्ड इम्पोर्टेंट है। हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर बनाए गए। पुरस्कार के मामले में देखते हैं, मार्गरेट एटवुड को 2020 टेडन साहित्यिक शांति पुरस्कार से किया गया सम्मानित। ये है हमारी मार्गरेट एटवुड, ठीक है। मार्गरेट एटवुड ने 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता। ये पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए साहित्य की शक्ति को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। तो ये जो हमारा है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये शांति, सामाजिक न्यायिक वैश्विक समझ बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो रिचर्ड सी होलब्रुक डिस्ट्रिक्ट अचीवमेंट अवार्ड का नाम दिवंगत अमेरिकी राजनयिक के नाम पर रखा गया है। उन्होंने 1995 के बोस्नियाई शांति समझौते की अगुवाई की थी। मार्गरेट एटवुड कविता, कथा, गैर काल्पनिक निबंध और हास्य पुस्तकों की विपुल लेखिका हैं। हाल के वर्षों में उन्होंने द हैंडमाइड्स टेल नामक एक नया दौर निकाला है, जो कि डायस्टोपियन भविष्य का 1985 का उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, जिसमें अमेरिकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक लोकतांत्रिक समूह द्वारा महिलाओं को वशीभूत किया जाता है। तो अब देखते हैं हम अपने 6 क्वेश्चन को, जिसमें बैठक और सम्मेलन है। तो ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक है। ये देखिए हमारे यहाँ की राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की 10वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है। एनएसए की 10वीं बैठक ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष रूस द्वारा आयोजित की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिक्स जिसको कहते हैं शॉर्ट में, समूह के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बैठक के प्रतिभागियों ने वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर सहित आतंकवाद और
वाद से मुकाबला करने के विषय पर भी विचार विमर्श किया। इसके अलावा उन्होंने वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रमुख मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। साथ ही सदस्य देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सुरक्षा के क्षेत्र में व्यवहारिक सहयोग क्षेत्रों पर भी चर्चा की गई। निधन अब देखते हैं 7 क्वेश्चन जो कि दिग्गज तमिल निर्देशक बाबू सिवान का निधन हुआ, जो कि नीचे पिक दिखा रहा हूँ मैं बाबू सिवान जी की। ये हैं हमारे जो तमिल निर्देशक है बाबू सिवान का जी है, उनकी पिक है। तमिल निर्देशक बाबू सिवान का निधन। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत निर्देशक धारणा के साथ की थी, जिन्होंने विजय के साथ गीली और कुर्बी जैसी फिल्मों में काम किया। बाद में उन्होंने 2009 में वेट्टाइकरन के साथ अपना निर्देशन किया। ये उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से शुमार थी। अब देखते हैं विविध अन्य समाचार। उदित सिंघल को यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में किया गया शामिल। ये है हमारे उदित सिंघल जी। भारतीय युवा उदित सिंघल को सतत विकास लक्ष्यों के 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के लिए चुनाव किया गया है। उन्होंने 2020 के युवा लीडर्स की सूचना में रखा गया है जो सतत विकास लक्ष्यों को प्रोत्साहित करते। उदित सिंघल क्लास 2 सैंड के संस्थापक हैं, जो दिल्ली में कांच के कचरे की चुनौती से के लिए एक शून्य अपशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित एक पहल है। इस पहल के तहत खाली कांच की बोतलों को लैंडफिल में डंप होने से बचाया गया और जिसे बाद में रेत में बदल दिया, जिससे उसका पुनः व्यावसायिक रूप में इस्तेमाल हो पाया। तो परीक्षा भी उसे क्या है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। अब चलते हैं समर्थन योजना क्या है। भारत सरकार का कपड़ा मंत्रालय कपड़ा क्षेत्रों में क्षमता निर्माण के लिए समर्थन योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। प्रमुख बिंदु इसमें क्या है, यह एक प्लेसमेंट उन्मुख कार्यक्रम है जो संगठित क्षेत्र में कताई एवं बुनाई को छोड़कर वस्त्रों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में 10 लाख युवाओं के कौशल विकास को लक्षित करता है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो फिर इसमें क्या है, प्रमुख सिंधु जल संधि। सिंधु नदी तंत्र में मुख्यतः 6 नदियाँ कौन कौन सी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज शामिल हैं। इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र को मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान द्वारा साझा किया जाता है, हालांकि इसका एक छोटा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान में भी है। इसमें क्या है, 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच कराची जो कि पाकिस्तान में है, सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया। किसकी मध्यस्थता में, विश्व बैंक की। कहाँ पर किया गया, कराची में। ये इम्पोर्टेंट है। इस समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र की 3 पूर्वी नदियों रावी, सतलज और व्यास के जल पर भारत को पूरा अधिकार दिया गया, जबकि 3 पश्चिम नदियों के जल को, जो कि ये हैं झेलम, चिनाब और सिंधु, पाकिस्तान को दिया गया। संधि के तहत भारत के लिए निर्दिष्ट घरेलू गैर उपभोग और कृषि उपभोग को छोड़कर इसके साथ ही भारत को पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर
प्रोजेक्ट के तहत पनबिजली उत्पादन का अधिकार भी दिया गया है। स्थायी सिंधु आयोग सिंधु जल संधि 1960 के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत इस संधि के क्रियान्वयन हेतु एक स्थायी सिंधु आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इस संधि के तहत आयोग की बैठक वर्ष में कम से कम एक वर्ष अवश्य आयोजित की जानी चाहिए तथा संधि के अनुसार यह बैठक हर वर्ष बारी बारी भारत और पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी। ये रहा मैप, आप जूम करके देख सकते हैं, तो मैं जूम कर देता हूँ। ये देखिए, ये नदियाँ दी गई हैं, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज जो कि भारत में है। ये 3 नदियाँ पाकिस्तान में है। ठीक है। इस समझौते से पाकिस्तान को सीधा लाभ प्राप्त हुआ क्योंकि इसके तहत भारत ने 80.52% जल पाकिस्तान को देने पर सहमति व्यक्त की, जबकि भारत को मात्र 19.48% जल ही प्राप्त हुआ। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि PMGSY के बारे में जानकारी दी। मुख्य बिंदु क्या है? योजना का परिचय। एक मुश्त विशेष हस्तक्षेप के रूप में PMGSY के पहले चरण की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई। PMGSY का प्रमुख उद्देश्य निर्धारित जनसंख्या वाली असंबद्ध बस्तियों को ग्रामीण संपर्क नेटवर्क प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना है। योजना के अंतर्गत जनसंख्या का आकार मैदानी क्षेत्रों में 500 प्लस और उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय राज्यों, मरुस्थलीय और जनजातीय क्षेत्रों में 250 प्लस निर्धारित किया गया है। अब चलते हैं मुख्य समाचार की ओर। क्या है? दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी में निजी और सरकारी विद्यालयों को निर्देशित दिया कि वे ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए गरीब छात्रों को मुफ्त में गैजेट और इंटरनेट पैकेज प्रदान करें। मुख्य समाचार क्या है? राज्यसभा ने दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता द्वितीय संशोधन विधेयक पारित किया। कंपनी के दिवाला होने की प्रक्रिया को अस्थायी रूप से निलंबित किया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर हमले की योजना बना रहे अल-कायदा के 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने कोविड के अधिक मरीजों वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी योजना बनाने को कहा। वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता और पूर्व लोकसभा सांसद रोजा देशपांडे का मुंबई में निधन हो गया। किसका? जो कि पूर्व लोकसभा थे सांसद रोजा देशपांडे का। कहाँ पर हुआ? मुंबई में। अबू धाबी में ये इम्पोर्टेंट है युवा के लिए। अबू धाबी में IPL के पहले मैच में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच मुकाबला जारी। IPL हो रहा है कहाँ पर? अबू धाबी में। कौन कौन से 2 क्षेत्र हैं? मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग। ये 2 तरफी क्रिकेट मैच हो रहा है। राष्ट्रीय क्या है? केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में लगभग 295 करोड़ रुपए देकर 2 लाख से अधिक श्रमिकों की सहायता की। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार राज्यसभा में उठा जम्मू कश्मीर में अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के आरक्षण का मुद्दा अब तक
सैन्य बलों के 22,000 से अधिक कर्मी कोविड-19 से संक्रमित, 41 की मौत। एम वेंकैया नायडू ने कोविड के दौरान सांसदों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा की। भारत के 8 समुद्री तटों के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल की अनुशंसा की गई है। फिर चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करेंगे और महासभा की बहस में हिस्सा लेंगे। भारत और बांग्लादेश अपनी सीमाओं पर संयुक्त समन्वित सीमा गश्त फिर से शुरू करने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाओं के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया। भारत और अमेरिका के बीच कल रक्षा और विदेश संबंधी अधिकारी स्तर की ऑनलाइन बैठक हुई। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार सेनेटर कमला हैरिस को भारतीय मूल होने पर गर्व है। ये इम्पोर्टेंट है। उपराष्ट्रपति पद डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार। फिर खेल जगत। नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल इटली ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराया।